हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंस हिंदी में। तो चलिए, आज का वीडियो है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बताइए क्यों? क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज, वो भी किसका? हमारे अध्याय 11 क्षेत्रमिति का। क्योंकि हमने इसका एक वन शॉट रिवीजन भी पूरा कर लिया है और आज एमसीक्यूज बताए क्यों लाए हैं। वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि एमसीक्यूज करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि हमारा चैप्टर। और इस एमसीक्यूज के अंदर हम वो सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने अपने एमसीक्यूज में लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, उस समलंब की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधारों की लंबाइयों का योग 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है। देखिए, यहां पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना तो हमारे हो सकता है कि हमारे ऑप्शन मैच ना हो, और ऑप्शन अगर मैच नहीं होंगे तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया हुआ है, उस समलंब की ऊंचाई ज्ञात क्या होगी। मतलब देखो, समलंब की बात कर रहे हैं तो ये समलंब ऐसा भी हो सकता है ना, ये समलंब ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे उसकी ऊंचाई फाइंड करना है। मतलब इसकी ऊंचाई क्या होगी जिसके आधारों की लंबाइयों का योग, मतलब ये इसका आधार है और ये भी इसका आधार है, तो इसके आधारों की लंबाई का जो टोटल योग दिया हुआ है ना, वो मतलब इसका योग और इसका योग, वो टोटल कितना दिया हुआ है, वो 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद उसका क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है देखते हैं। 1/2 और दोनों समांतर भुजाओं का योग है ना, दोनों समांतर भुजाओं का योग है ना, योग का आधा इंटू लंबवत दूरी। चलिए, ये हो गया। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर हमें एक क्या दिया हुआ था, यहां पर हमें दिया था कि दोनों समांतर भुजा, मतलब क्या दिया हुआ था, जिनके आधारों की लंबाइयों का योग हमको यहां पे 60 दिया हुआ था। और उसके बाद जो लंबवत दूरी थी ना, ये मुझे निकालना थी, तो लंबवत दूरी को हमने h ले लिया। और जो हमें दिया था, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया था 600 दिया हुआ था। अब करना क्या है, बस अब h को ये रखो, बाकी सारी चीजों को इधर लेकर आ जाओ। तो ये हो जाएगा 600 गुणा 2 नीचे 60। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 10। तो 10 दूनी कितना हो गया 20। 20 काय में आएगा, मीटर में कि सेंटीमीटर में? देखिए, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमारी 2 यूनिट काय में दी है, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि हमने फॉर्मूले जो है वो सारे पढ़े भी हैं, और वैसे एग्जाम में जब आता है तो हमको तो एमसीक्यूज के अंदर क्या है, हमें तो फटाफट सॉल्व करना पड़ता है, हमको इतना सब फॉर्मूला लिख के दिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला याद होता है तो आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन को और अपने आंसर को ले लो बस, और जो आंसर है उस पर टिक लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। एक बात बहुत ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहां पे ऑप्शन में सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर सब दिया हुआ है। ध्यान से आंसर लगाना, क्योंकि देखो हमारा आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि एक ऊंचाई पूछी है तो वो काय में होगी, सेंटीमीटर में ही होगी ना, तो इसलिए मैंने यहां पे सेंटीमीटर पे टिक लगाया। बहुत ध्यान से करना, गलती ना हो जाए। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, जब भी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात होती है और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब उसके हर पृष्ठ का, तो जितने भी पृष्ठ होते हैं, अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ के अंदर साइड के, ऊपर के और सामने और आमने के सब मिलाकर पूरे 2-2 पृष्ठ होते हैं। तो वहां पर जो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा ना, वो ये होगा, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा होता है 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। अब हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेंगे 2 को कॉमन, तो LB प्लस BH प्लस HL। तो ये होता है यहाँ पे
पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसको ध्यान रखना, बहुत यूज आने वाला है ये फॉर्मूला, और जब क्वेश्चंस भी करेंगे तो इसका फॉर्मूले का बहुत यूज आएगा। बिना देरी करे हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा x भी हो सकती है, भुजा को हम a भी ले सकते हैं और भुजा को हम l भी ले सकते हैं। तो यहां पर भुजा किसकी बात हो रही है, x की बात कर रहे हैं। तो देखो x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन के अंदर भी पृष्ठ कितने होते हैं, घन के अंदर पृष्ठ कितने होते हैं, 6, कुल पृष्ठ 6 होते हैं घन के अंदर भी, है ना। चलिए मैं घन बना देता हूं, तो ये घन है, ठीक है ना, ये घन है, ठीक है, ये है हमारा घन। तो घन के अंदर भी कुल पृष्ठ कितने होते हैं, घन के अंदर भी कुल पृष्ठ होते हैं 6, और लंबाई और चौड़ाई को अभी हम काय से डिनोट कर रहे हैं, x से कर रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई को हम काय से डिनोट कर रहे हैं, अभी x से कर रहे हैं। तो x से अगर कर रहे हैं तो ये भी x और ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो लंबाई इंटू चौड़ाई और कुल फलक मतलब 6x², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 6x² हो जाएगा। यहां पर 6ab² हो सकता है, 6lb² हो सकता है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बस छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखोगे तो यहां पर आपकी गलती नहीं होगी। चलिए आगे आते हैं। 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए यहां पर मुझे लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है और ऊंचाई भी दी है, बस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दी है 15 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर। तो अभी हमने किया तो था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 × LB + BH + HL, ये किया था ना, बस रखना ही तो है, चलो रख दो। तो ये हो जाएगा 20 × 15 + 15 × 10 + 20 × 10, बस ये रख दिया। अब क्या करना है, फटाफट मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 150 और 200, ठीक है। अब क्या करना है, अब भाई इन सबको प्लस भी तो करना है, कौन करेगा, हम ही करेंगे ना। तो चलो 300, 150 और 200, तो कितना हो जाएगा 0, 5, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 650। तो 2 × 650, ठीक है ना। अब इसको भी गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, सेंटीमीटर में है तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखो कहां है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा, बिल्कुल सही आंसर आया ना। देखो किया क्या था, सबसे पहले हमने जितनी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दी हुई थी ना, हमने क्या करा, उसको जो फॉर्मूला था वो रख लिया। अब देखो LB मतलब सबसे पहले इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद BH मतलब 150, ये हो गया, फिर उसके बाद HL मतलब 200, फिर हमने 300, 150 और इसको हमने किया, देखो 300 और 200 हो गया 500 और 1 हो गया 600, ठीक है, और ये हो गया 650, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से 0 से 0, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल कर 6 दूनी 12 और 1 13, आराम से आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना है, प्लस करके देखा करो, मल्टीप्लाई करके देखा करो और ऑप्शन में ढूंढ लिया करो कि भाई मेरे ऑप्शन में सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो बिल्कुल बिंदास होकर टिक लगाओ, बट सही होना चाहिए आंसर, तभी तो लगाओगे, ऐसे गलत लगा दोगे तो कहां से होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, R त्रिज्या H ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है। देखिए वक्रपृष्ठ निकालना, मैंने वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने निकालना बताया था। देखो बेलन का वक्र क्या होता है, बेलन का जो वक्र होता है ना, ये बेलन का वक्र होता है, ये है, ये बेलन का वक्र होता है, ठीक है ना। अब बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है तो ये पूरा बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। तो यहां पर मैंने बताया था कि बेलन की अगर मैं यहां पे जो वृत्तनुमा जो भाग होता है बेलन का, ये होता है कितना 2πr और ये होती है H, ठीक है। अगर मैं इस बेलन को अगर मैं खोल देता हूं, मतलब इस बेलन को अगर मैं बीच में से खोल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, है ना। तो ये इसकी
चौड़ाई तो रहेगी, और यही परिधि इसकी क्या बन जाएगी, यही परिधि इसकी क्या बन जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी, वो लंबाई बन जाएगी इसकी। तो बेलन, तो इसका जो बेलन के अंदर यहां पर जो अगर ये खुल जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, ये कागज की क्या बन जाएगी, यही लंबाई बन जाएगी, ये चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 2 पाई आर और एच ये होता है। तो देख लो, ढूंढ लो इसमें से कि बेलन का, लंबवत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बस छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने सिखाई थी, इसलिए मैं कहता हूं मेरा रिवीजन वीडियो भी जरूर देखिए और मेरा पूरा जो चैप्टर किया है वो भी देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इतना टाइम थोड़ा लगेगा इनको करने में, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बस वही तो हम कर रहे हैं, तो बस बने रहिए और देखते रहिए, और कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमने ऐड किए, मिस बिल्कुल भी मत करना, थोड़ी देर पढ़ लो, मजा आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है आधार त्रिज्या, मतलब आधार त्रिज्या 8, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले लंबवत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा ही था, अब उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी लिया। तो यहां पर आधार की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए 2 इंटू 22/7, आर कितना है, आर है मेरा 8 सेंटीमीटर, गुणा में एच कितना है 35। तो चलिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब क्या करना है, मेरे पास जो बचा है 2 गुणा 22 गुणा 8 गुणा 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 44 गुणा 8 पंजे 40, ठीक है ना। तो देखो ये तो 0 हो गया, 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 चौको 16 और 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मेरे ऑप्शन में है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। बस कॉन्फिडेंस से करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं, आंसर भी अपने आप आते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब ऑप्शन के अंदर हमको मिल जाता है ना अपना आंसर, तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई हमने बिल्कुल ठीक किया है और हमारा आंसर भी बिल्कुल मैच हो रहा है। गलत आंसर नहीं, राइट आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो घन की भुजा दी है 5 सेंटीमीटर। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये होता है कि जब हम घन के चारों दीवारों की बात करते हैं, ऊपर और नीचे की बात नहीं करते हैं, तो घन का पार्श्व, देखो घन के अंदर कुल पृष्ठ कितने होते हैं 6, लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर और नीचे के हट जाते हैं तो बचे कितने 4। तो कितना होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है 4a²। तो यहां पर एक भुजा दी है 5, मतलब 4 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख गया ऑप्शन ये है ना। देखो 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, देखो ये होता है घन, ठीक है, ये होता है घन, मैं आपको बता दूं ये होता है घन। अब इस घन में मुझे इसका क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस घन में हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग घन की मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसके अंदर इसका ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, इसको हम हटा देते हैं। तो बचेगा क्या, 1 2 3 और ये 4, मतलब पीछे वाला भाग, तो मतलब चारों दीवालों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवालों के क्षेत्रफल में क्या होगा, वैसे घन का कुल पृष्ठ कितना होते हैं 6, 6 में से ऊपर और नीचे का हट गया तो बचा 2, तो 4a² है ना। इजी, क्यों टेंशन लेते हो, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जल्दी जल्दी। बस कितने क्वेश्चन है, 25 तो क्वेश्चन है, हम लोग 7 पे तो पहुंच गए, बस जल्दी जल्दी आ रहे हैं अपने एंड की तरफ। बने रहो और देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। चलिए आ जाते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ और घन की अगर बात करते हैं तो दोनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक चीज कॉमन होती है, क्या, दोनों के ऊपर के पृष्ठ की बात नहीं होती, ऊपर और नीचे के पृष्ठ की बात नहीं होती है। तो देखो यहां पर अगर घनाभ के भी अगर ऊपर और नीचे का मैं पृष्ठ हटा दूं तो यह कहलाता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो
क्या हो जाएगा, घनाभ का ऊपर और नीचे का अगर मैं पार्ट हटा दूं तो बचे चारों दीवालों का क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये होता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है ना, देखिए मैंने यहां पर बता भी दिया है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है। अब यहां पर एल कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बी दिया है 4 सेंटीमीटर और एच दिया है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए रख देते हैं 2 इंटू 5 प्लस 4 और गुणा में 3, तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 18, 18 तिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 एकम 9 दूनी 18, 18 तिया 54। तो देखो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ये रहा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरा आंसर आ गया। बस ऐसे ही चलते जाओ, जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल देखते रहना और इनमें से एक भी एमसीक्यूज को मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई आपके काम का हो जाए। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की परिधि क्या होगी यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, अगर किसी वृत्त की परिधि क्या होगी अगर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, देखो वृत्त की जो परिधि होती है ना, आप हम कह सकते हैं उसका वृत्त का परिमाप भी कह सकते हैं, जो क्या होता है 2 पाई r। ठीक है ना, अब देखो अगर उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 गुणा 22/7 और गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया 44, 22 दूनी 44, तो 44 सेंटीमीटर, यह आ गया 44 सेंटीमीटर। ध्यान रखना स्क्वायर में, क्योंकि परिधि जो परिमाप निकलता है वो वर्ग मीटर में नहीं निकलता है या वर्ग सेंटीमीटर में नहीं निकलता है, यह निकलता है केवल सेंटीमीटर या मीटर में। तो यहां पर हम लोगों ने उसका ध्यान दिया और अपने आंसर को लेकर आ गए। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, करते रहो, बने रहो, और कुछ क्वेश्चन और बचे हैं और फटाफट उनको भी सॉल्व करते चलो। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 14 सेंटीमीटर। देखिए यह वृत्त होता है, यह वृत्त है, ठीक है ना, यह वृत्त है ना, देखो बिल्कुल सही बन गया है ना, ज्यादा सही तो नहीं पर ठीक है, थोड़ा बहुत बन गया। ठीक है ना, अब ये वृत्त होता है ना, अगर इसके सेंटर पॉइंट से अगर एक रेखा निकलती है ना, चाहे वो ऐसी निकल जाए चाहे वो ऐसी निकल जाए, इसको कहते हैं व्यास। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको कहते हैं व्यास। लेकिन अगर इसको मैं आधी कर दूं, अगर मैं इसको आधी कर दूं, अगर मैं इसको आधी कर दूं मतलब इतनी रहने दूं, तो ये क्या कहलाती है त्रिज्या। मतलब व्यास को आधा कर दो तो त्रिज्या हो जाती है। तो अभी हमको व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो क्या होता है 22/7 और r के ऊपर घात 2 है, मतलब 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और बस छोटे छोटे क्वेश्चन, अब हो सकता है कि आगे जो हमारे क्वेश्चन रहे वो थोड़े से बड़े हो जाएं। यहां तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो छोटे छोटे से थे। अब आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, बस कुछ ही क्वेश्चन तो बचे हैं, थोड़ी देर पढ़ लो, मजा आ जाएगा, एमसीक्यूज भी पूरे हो जाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की विमाएं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। देखिए एक समझने वाली बात यह है कि एक घनाभ की विमाएं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, एक मतलब घनाभ की बात कर रहे तो चलो सबसे पहले हमने एक घनाभ बना लिया, ठीक है ना, ये बन गया घनाभ। और उसके बाद इस घनाभ में, ये घनाभ है ना, अब इस घनाभ में मुझे बोला है, पहले विमाएं भी लिख लेते हैं हम इसकी, इस घनाभ की, ये घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है। अब इस घनाभ में 10 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है, 20 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई है और 30 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई है,
ठीक है ना। अब मुझसे बोला है इस घनाभ के अंदर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद घन का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोग को डिवाइड ही तो करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे घन का आयतन, घनाभ का, चलो पहले घनाभ का आयतन कर लो। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 20 × 30, ये हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे घन का आयतन। अब निकालेंगे घन का आयतन, घन का आयतन है ना। अब घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है a क्यूब। a क्यूब हो सकता है, l क्यूब होता है, x क्यूब हो सकता है। ये बात करता है, ये उस चीज को बताता है कि आप भुजा को मतलब किससे बता रहे हो। आप l से बता सकते हो, x से बता सकते हो, a से बता सकते हो। तो यहां पर आ रहा है 10 का, मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10। अब क्या बताना है, कितने घन रखे जा सकते हैं, मतलब घनों की संख्या। तो घनों की संख्या क्या होती है, घनों की संख्या होती है घन का आयतन, मतलब 10 × 20 × 30, और यह घनाभ का आयतन और घन का आयतन। ठीक है, यह है हमारा घनाभ का आयतन और यह है घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है, तो चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये 0 से ये, 0 से ये, 2 तिया 6, कितने घन रखे जा सकते हैं, 6 घन। अब देखिए इसके हमारे पास आंसर है इसका, भाई ये तो रहा, बहुत आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह के कर चुके हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बस बात ये आती है कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इनके लिए सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होंगे, चैप्टर पे जाओ, सॉल्व करो, रिवीजन करो। रिवीजन भी बना के रखा है, कंप्लीट पूरा हमने चैप्टर भी करके रखा है, पहले वो देखो, फिर एमसीक्यूज पे आओ ना, तुरंत सॉल्व होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर दिया है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन, मतलब मुझे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, बल्कि आयतन मुझे दिया है 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से बहुत अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज डिफरेंट दी हुई है। लेकिन सबसे पहले हमें जो दिया हुआ वो तो लिखें। चलिए, हमें पता है घनाभ का आयतन है ना, घनाभ का आयतन, चलिए निकालते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है ना, वो होता है L × B × H, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 275 बराबर L × B × H। अब देखो H तो हमको यहां पर निकालना है, यहां पर H तो हमको निकालना है। अब बात आती है यहां पर जो घनाभ का जो आधार का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहां पर अगर मैं घनाभ बनाता हूं, यहां पर अगर मैं एक घनाभ बनाता हूं तो घनाभ किस तरह से रहेगा, ये देखिए। यहां पर अगर मैं घनाभ बनाता हूं तो थोड़ा सा अच्छा घनाभ बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहां पे जो घनाभ है, तो घनाभ का जो नीचे का मुझे आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ना, वो ये जो आधार है, ये आधार का क्षेत्रफल मुझे यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर मुझे आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आधार का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहां जैसे ये है L, ये है B और ये है H। ठीक है, तो यहां पर ये भी B होगा, मतलब मुझे आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है L × B, मतलब क्या दिया हुआ है, वो दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मुझे ऑलरेडी यहां पर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस L B की जगह क्या रख दूंगा, 25। ठीक है, यहां हम लिख दें आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया था, L × B, जो कि कितना दिया है, 25। बस अब हमें करना क्या है, हम बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कितना दिया है, 275
बराबर 25 गुणा में h, 25 को नीचे ले आइए तो 275 बराबर में 25, 275 बराबर में 25 था गुणा h, अब ये 25 से नीचे आके भाग में हो जाएगा बराबर h, ठीक है ना। ये 275 बराबर 25 गुणा में h, ये बराबर का निशान है, ठीक है, ये बराबर का है और ये बराबर का है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 2 बचेगा, 25 से कम 25, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये हो गया सॉल्व, ठीक है ना। मतलब हमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था और आधार का क्षेत्रफल के बाद हमें यहां पर 25 गुणा में h दिया था। हमने 25, क्योंकि ये h है इससे तो गुणा हो नहीं पाएगा, 25 को जब ये गुणा में था तो नीचे आके भाग में हो जाएगा और h बराबर 11 हो जाएगा, तो कि हमारे ऑप्शन में भी बिल्कुल 11 है। तो देखा आप लोगों ने, छोटी छोटी चीजें अगर याद रहती हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है आपको, अपने एक पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तुरंत स्टार्ट कर दिया करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन की पूरी चीजों को समझो कि क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे मेन बात होती है, अगर वो चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन होगा। देखिए बेलन का व्यास, व्यास मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये बेलन है, ये आपका बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन है और बेलन का जो व्यास है, मतलब ये वाला जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है, वो मुझे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ये बेलन का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। अब अगर मैं त्रिज्या निकालूंगा तो व्यास को आधा कर दूंगा, है ना। व्यास को अगर मैं आधा कर दूंगा तो मतलब इससे 2 से भाग कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। मतलब अगर मैं त्रिज्या को डबल कर देता हूं तो वो व्यास बन जाता है, व्यास को आधा कर देता हूं तो वो त्रिज्या बन जाती है, ठीक है ना। तो चलिए अब मुझे क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, पर मुझे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। व्यास भी मुझे, अभी हमने व्यास से त्रिज्या निकाल ली, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का, वो मतलब कौन सा क्षेत्रफल होता है, वो ये वाला क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर एच बराबर 220। क्यों, देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या है, देखो बेलन का जो आयतन होता है ना, पहले एक छोटी सी चीज समझना कि बेलन का जो आयतन होता है ना, देखो ये चीज तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं कि बेलन का जो आयतन होता है ना, बेलन का जो आयतन होता है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। तो मेरे को बेलन का यहां से मेरे को क्या मिलेगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मुझे बेलन की ऊंचाई पता पड़ जाएगी, क्योंकि देखो आपको बेलन का व्यास दिया हुआ था और बेलन का यहां पर आयतन मुझे निकालना था, लेकिन यहां पर मुझे एच नहीं दिया हुआ था, तो इससे क्या निकलेगा, वो एच निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हो जाएगा 2 गुणा 22/7, आर अभी हमने निकाला, आर कितना निकला था 7, एच मुझे नहीं पता, बराबर 220, ठीक है ना, 220। अब देखो 7 से 7 तो हो गया कैंसिल, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 220, नीचे 2 गुणा 22, ठीक है ना। अब देखो 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10, 2 पंजे 10, एच का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। चलो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बेलन का आयतन। मतलब इस क्वेश्चन से हमें क्या नई चीज सीखने को मिली, अगर कोई चीज हमको मिसिंग रहती है तो हमें कोई एक, या तो बेलन का
मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया है, तो हमको आयतन निकालना, या अगर हमें कोई ना कोई चीज यहां पर दी रहती जिससे हम लोग या तो त्रिज्या निकाल लेते या हम लोग उसकी ऊंचाई निकाल लेते, फिर दोनों में से हम कोई भी निकालने को बोलते या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोलते या आयतन निकालने को बोलते, तो हम आसानी से निकाल लेते, क्योंकि हमें आयतन निकालने के लिए पूरा होना तो चाहिए। तो देखो हमारे पास अब त्रिज्या भी हो गई, हमारे पास अब ऊंचाई भी हो गई, बस हमें रखना है। तो चलिए 22/7, आर कितना है, आर अभी निकाला था हमने 7, आर निकाला था हमने 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7, और ऊंचाई कितनी थी 5, अभी निकाली हमने ऊंचाई 5। चलिए 7 से 7 हो गया कैंसिल, अब ये कितना हो जाएगा 22 × 7 × 5, तो 22 × 35, ठीक है ना। अब 22 से हम लोग 35 का गुणा कर दो आसानी से, आपको यहां करके दिखा दीजिए, यहां हो जाएगा 35 और 22, तो हो जाएगा 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूनी वो 2 तिया 6 और 1 7। चलिए ऐसा का ऐसा यहां पर भी बनेगा, तो ये हो जाएगा 077, कितना हो जाएगा 770, चूंकि आयतन निकाला है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्या हमारे ऑप्शन में है, देखिए बिल्कुल ये सही। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, अगर आपको उन चीजों का ध्यान रहेगा आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बस हमें करना क्या है, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ ही क्वेश्चन से और दूर हैं और ये हमारे एमसीक्यूज भी खत्म हो जाएंगे। बस इनको करो और अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की विमाएं क्रमशः 8, 6 और 4 हैं, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसा कि मैं हर बार बोलते आया हूं कि जब भी मैंने आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया है तो वहां क्या यूज होता है, क्या फॉर्मूला यूज होता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पर एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलिए ये आपका एक घनाभ है, ठीक है। अब घनाभ के अंदर या चलिए घन के अंदर, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का होता है ना। देखिए ये अगर मैं घनाभ की बात कर रहा हूं तो घनाभ के अंदर क्या होगा, घनाभ के अंदर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का पृष्ठ और नीचे के पृष्ठ को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें केवल इसके चारों दीवारों की ही हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है ना। इसमें केवल चारों दीवारों की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा बनाना अलग रहेगा। तो अगर हम इसके ऊपर के पृष्ठ और नीचे के पृष्ठ की अगर हम लोग हटा दें तो हमारे पास केवल 4 दीवारें बचती हैं, ठीक है। अब उन 4 दीवारों को हमको क्या करना है, अगर हमको कोई पेंट करना है या 4 दीवारों को हमको पुताई कराना है तो उस पर क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम 4 दीवारों का भी एरिया कहते हैं या हम उसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, क्योंकि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कर तो लिया था, सब लोग समझ चुके हैं, बस अब तो करना ही बाकी है, ठीक है। तो देखो यहां पर L बराबर कितना दिया है 8 मीटर, है ना। B बराबर कितना दिया है 6 मीटर और H बराबर दिया है 4 मीटर, ठीक है ना। तो चलिए अब हमको क्या करना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लगा देते हैं, आपकी शंका दूर कर देते हैं। तो 2L + B × H ये होता है, इसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहेंगे और इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो चलिए रख देते हैं, 2L की जगह 8 + 6 और गुणा में 4, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा कितना, 8 और 6 14 और गुणा में 4, तो यहां हो जाएगा जो भी होगा 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो ये हो गया 28 गुणा 4, तो 28 चौको, चलिए गुणा करके भी बता देता हूं। तो 28 चौको कितना हो जाएगा, 28 × 4, 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो कितना हो गया 112 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। तो मैंने क्या कहा था, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहां पे हमारा आ गया 112 और देखिए इनमें से हमें कौन सा आंसर है, ये इसका आंसर है। तो बस
अगर हमको सब कुछ ठीक करते हैं तो हमारा आंसर भी बहुत अच्छे से आता है, बस करते जाना है। और बस तो थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उनको सॉल्व करके हमारा ये वाला भी जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं उनको भी हम खत्म कर रहे हैं। बट मेरे साथ साथ रिवीजन जरूर करते जाना, भूलना नहीं। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना दिया हुआ है। देखिए घन का आयतन भी निकालना है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए ये घन है, ठीक है। घन कैसा होता है? ये होता है घन, ठीक है ना, ये होता है घन। तो अब इस घन में मुझे क्या करना है? इस घन में मुझे घन एक बार और अच्छे से बना देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए। ये है घन, और घन का हमें क्या दिया हुआ है? हमें घन का दिया हुआ है कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो घन के अंदर फलक कितनी होती है? 6, और उसके बाद लंबाई इंटू चौड़ाई जो होता है एक ही होती है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए क्या होता है? 6a² या 6l² या 6x²। मतलब ये हम लोग a,l,x इसलिए लिखते हैं। आप घन की भुजा को किससे ले रहे हो? x से भी ले सकते हो, a से भी ले सकते हो और l से भी ले सकते हो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये भी a, ये भी a है ना, इसलिए ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया था? हमें दिया था 486 बराबर 6a²। चलिए अब क्या करते हैं यहां पर, अब क्या करते हैं? अब अगली बात क्या होगी भाई? देखो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हमारे पास एक ही जरिया इसको सॉल्व करने का, 6 को नीचे लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा? 486 बटा 6 और a²। चलिए क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 6 8 48 और 6 कम 6, तो कितना आ जाएगा? 81। ठीक है। अब देखिए यहां पर बराबर के उधर सामने वाली संख्या पे वर्ग लगा हुआ है। जब मैं बराबर के इस साइड सामने वाली संख्या पे वर्ग लगाए ना, जब मैं वर्ग को उठा के इधर लेके आता हूं तो सामने वाली संख्या रूट में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 81 बराबर a। यहां पर वैसे प्लस माइनस का निशान लगता है, लेकिन भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है, जानते हो ना आप लोग, इसलिए ये क्या करेंगे? प्लस ही रहने देंगे। 81 को क्या लिख सकता हूं मैं? 81 को लिख सकता हूं मैं, इतना तो हमने पढ़ा ही हुआ है। जब हमने ना वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था तो हमने इतना तो समझ लिया था ना कि इसको क्या बोलेंगे? 9 × 9 बोलेंगे ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि नम्मा 81 होता है, दोनों में से एक बाहर आ जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट का विशेष करके ध्यान रखना। आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल लगा दो, क्या है? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि एक ही होती है। तो क्या हो जाएगा? a गुणा 1 मतलब 1 की घात 3। चलो उसको भी कर देते हैं। तो बस बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हमारा घन का आयतन, और आयतन निकालने के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। चलो घन का आयतन, घन का आयतन तो क्या होगा? घन का आयतन, घन का आयतन होता है a की पावर 3, a की घात 3। तो चलिए यहां पर a की जगह क्या काम कर रहा है? 9, तो 9 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा? 9 गुणा 9 गुणा 9, नम्मा 81 नम्मा कितना हो जाता है? तो 81 नमा, तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729 सेंटीमीटर की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपको अपने आंसर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। कहां दिख रहा है? ये दिख रहा। पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो बस करना क्या है? फॉर्मूले पता हो, अगर हमें उसके रूल्स रेगुलेशन पता हो, तो हम अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए हम लोग पहुंच गए 15 क्वेश्चन पे। बहुत जल्दी 10 क्वेश्चन और बचे और हमारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 343 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पहले क्वेश्चन में हमें दिया था कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था और उससे हमें आयतन निकालना, लेकिन हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें आयतन दिया हुआ है और क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है भाई, हम लोग देख लेते हैं अपने जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है वो होता है ए क्यूब, ठीक है ना, ये घन का आयतन होता है जो कि हमें कितना दिया है 343, ठीक है, बराबर ए क्यूब। अब देखिए ये जो 343 है ना, ये अगर मैं 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं तब आपको ये 343 मिलता है, मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर ए क्यूब। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 7 की घात 3 और a की घात 3, तो ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो a बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो हमारा निकल गया, मतलब घन के आयतन से हमने उसकी एक भुजा निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी पढ़ा था 6a², मतलब 6 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49 और 49 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 चका 54, 54 की 4 हासिल का 5 है ना, 6 चौको 24 और 25 26 27 28 29, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारा क्या आंसर वेट कर रहा है, देखिए ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर। बस हमने क्या करा, हमने ध्यान रखा अपने फॉर्मूले को, अगर क्वेश्चन हमसे घुमा के कुछ भी पूछा जाता है बस क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि राइट आंसर क्या है। तो भाई हमने करके दिखा दिया, आप लोग भी बिल्कुल मत डरिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछे तो उसका आंसर भी आ जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी है। देखिए यहां पर अगर मैं आपको एक समचतुर्भुज बनाऊं तो ये आपका एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। अब इस समचतुर्भुज का ये होता है विकर्ण, एक ये विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण होता है। अब उसके बाद इस विकर्ण को हम लोग बताते हैं D1 और D2 से। तो D1 कितना है हमारा, D1 दिया है 10 सेंटीमीटर और D2 कितना दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है यहां पर आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आता है ना वो ये आता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का चतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, ठीक है, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए 1/2 और ये हो जाएगा 20 गुणा 10, ठीक है। तो चलिए इससे तो ये कैंसिल हो गया 10 बार और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 हो गया, काय में आना था सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना था। आइए क्या हमारा आंसर हो रहा है, बिल्कुल ये है हमारा आंसर। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल ठीक लगाना और उसके बाद अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार चेक कर लो कि हमने कहीं फॉर्मूला तो गलत नहीं लिखा है, क्या हमने मल्टीप्लाई तो ठीक नहीं करा है, सारी चीजें चेक कर लो, चेक करने के बाद अपने राइट आंसर पे टिक लगा लो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने कर लिया यहाँ पे 17 क्वेश्चन, बस कुछ दूर और हम लोग एमसीक्यूज खत्म कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, दर्शाए गए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर आपको एक बढ़िया सुंदर सा एक क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको एक विकर्ण एसी भी दिख रहा है और उस विकर्ण के ऊपर दो लंब दिख रहे होंगे आपको, एक तो 3 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का। कभी भी आपको इस तरह के चतुर्भुज की आकृति आ जाए उसको निकालने का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला होता क्या है 1/2 डी इंटू H1 प्लस H2। अब ये D क्या है, यहां पर D बात करेगा AC, AC का मतलब क्या होता है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो है H1 कहलाएगा आपका 3 सेंटीमीटर और H2 क्या कहलाएगा, बता दो जल्दी से, H2 क्या कहलाएगा, H2 कहलाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए
रख दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3 + 5, 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3, 5 और 3 8, 8 तिया 24, क्योंकि हम निकाल रहे थे क्या, हम लोग निकाल रहे थे क्षेत्रफल, तो काय में निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या हमारा आंसर है इधर, बिल्कुल है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस बने रहिए, देखते हैं कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बचे हैं जिनको हमें सॉल्व करना, कहीं मत जाना, कॉपी पेन पकड़ के बैठो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसमें से एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन वही है, और जब हमें समचतुर्भुज और दोनों विकर्ण दिए रहते हैं तो हमको क्या निकालना है, एक विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको लिख लेते हैं। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, चलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 240, ठीक है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 d1 × d2, मतलब दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, लेकिन जिसमें से एक विकर्ण मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 240 बराबर 1/2 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा d2, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 8 को नीचे ले आओ, तो 240/8 बराबर d2, 8 तिया 24, तो d2 कितना हो गया, d2 हो गया 30 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। क्यों, अगर मैं 16 और 30 को फिर से गुणा करूंगा तो 240 आ जाएगा, 16 और 30 को गुणा करके 2 से भाग दूंगा तो वो 240 आ जाएगा, आप लोग करके देख लेना। तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, जो कि मेरा ये रहा आंसर। हमें देखो एक विकर्ण नहीं दिया हुआ था, एक विकर्ण नहीं दिया हुआ था तो हमने उसको d2 ही रखा, है ना। यहां पर हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16, 8 नीचे आ गया, 8 तिया 24, तो यहां पर आ गया 30, तो d2 आ गया 30 सेंटीमीटर। बहुत आसान से हो गया ये क्वेश्चन, और बस उसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको बिल्कुल भी मत भूलना, आप अपने क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर है तथा उसकी दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई 12 और 8 है, तब इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम वो देखते हैं। चलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, मैं आपको एक काम करता हूं डायग्राम से समझा देता हूं। तो ये है एक समलंब चतुर्भुज, एक ये हो गया और ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज की दो सामने की जो समांतर भुजाएं होती है ना, वो ये होती है और ये होती है, ठीक है ना। तो इसके बीच की जो दूरी होती है ना, ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से फॉर्मूला बताता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई है इसको मान लेते हैं हम h, ठीक है, ये हो जाएगा h। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां से हम लोग उसको देखते हैं। तो 1/2, देखो दोनों समांतर भुजाओं के योगफल का आधा, तो दोनों समांतर भुजा ये रही एक हो AB और दूसरी हो गई CD का आधा और गुणा ऊंचाई मतलब h, ठीक है। ऊंचाई मतलब दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी को हम लोगों ने s से बताया। अब देखो यहां पर मुझे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया था जो कि कितना था 40, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों भुजाएं हैं 12 और 8 वो भी इसकी जगह में यहां पर लिख देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा 40 बराबर 1/2, 4 ऐसा बना लो, अच्छा लगता है, 40 1/2 गुणा ये हो जाएगा 12 और 8
12 प्लस 8 और गुणा में दूरी, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 40 गुणा 2 बराबर 12 और 8 20 गुणा में h, 20 को भी नीचे ले आओ तो 40 गुणा 2 भाग में 20 बराबर h, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी निकल गई, दोनों के बीच की दूरी निकल गई 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे आंसर में भी है, ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने समलम चतुर्भुज के जो दोनों हमें जो दोनों भुजाएं थी, जो समांतर भुजाएं थी और दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी निकल गई, 4 निकल गई। इस तरह से अपने क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और उसके बाद सिर्फ केवल ये क्वेश्चन, पता है क्यों सॉल्व हो रहे हैं, ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले याद है, इसलिए तो ये सॉल्व हो रहे हैं। अगर फॉर्मूले नहीं याद होते तो ये हमसे होते भी नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान रखा, फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चले, जो जो बोला था वो रखा और हमारा आंसर आ गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है एक बेलन की आधार की त्रिज्या क्या होगी, एक बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी यदि उसका वक्र पृष्ठ 440 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए एक बेलन की आधार की त्रिज्या क्या होगी, मतलब मुझे क्या निकालना है, r, और क्या बोला है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 तथा उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। तो चलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 440, जो कि क्या होता है 2 पाई r और h, ठीक है ना। अब देखिए यहां लिखेंगे हम 440 बराबर 2 22/7, त्रिज्या हमको निकालना है और ऊंचाई दी है 14। तो सबसे पहला काम क्या करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, r को छोड़ के बाकी सब इधर आ जाओ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 440 बाकी सारी नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणा 22 गुणा 2 और यहां रखेंगे r। चलिए क्या करेंगे, 22 दूनी 44, ठीक है, 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10, r का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। देखो कैंसिलेशन अगर समझ में नहीं आया फिर से समझा देता हूं, फिर से समझा दो कैंसिलेशन कैसे किया है। देखो ये है 440 नीचे सब आ जाएगा 2 220 वो 22 गुणा 2 बराबर h, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो 22 दूनी कितना होता है 44, ठीक है ना। 2 से इसको काटूंगा 10 बार, 2 पंजे 10, h का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो h का मान 5 सेंटीमीटर हमारे ऑप्शन में भी है, बिल्कुल दिख गया, हो गया ना सॉल्व। केवल फॉर्मूले याद होते हैं तो फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोगों को अगर जो चीज नहीं दी रहती है, चाहे ऊंचाई नहीं दी हो चाहे त्रिज्या नहीं दी हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट में पूछो, एक एक चीजें हम लोग आपको बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है एक कुंड के अंदर 50 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, मतलब एक कुंड के अंदर 50 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 105 मीटर क्यूब हो तो ज्ञात कीजिए कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये जो दिया हुआ है ना, ये इसका आयतन दिया है। अब देखो पानी जो गिरता है वो तो लीटर में गिरेगा, तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे ये जो आयतन दिया है ना, मैं इसको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो मुझे आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 105
मीटर क्यूब, ये मुझे आयतन दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको लीटर में चेंज कर लूंगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये यूनिट आप लोग याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 गुणा 1000 लीटर। तो कितना हो जाएगा ये 105,000 लीटर। सबसे पहले तो ये काम हो गया। अब उसके बाद पानी प्रति मिनट गिर रहा है, पानी प्रति मिनट गिर रहा है, गिर रहा है कितना भाई 1050 लीटर से हम लोग जो प्रति मिनट पानी गिर रहा है वो हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये मिनट में, प्रति मिनट पानी गिर रहा है। ठीक है ना, ये प्रति मिनट पानी गिर रहा है। तो हमने क्या करा, अब आप इसको कैंसिल कर दो। ठीक है ना। अब 105 है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0 0 साथ में आ जाएगा। तो ये 12100 यहां पे मिनट आ गया। ठीक है ना। अब उसके बाद ये इतना पानी गिर रहा है ना। अब उसके बाद मुझे ये बताना है कि घंटे में, मतलब क्या करना है मुझे, टंकी भराने में कितना घंटे समय लगेगा। तो मिनट को जब घंटे में चेंज करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मिनट को जब घंटे में चेंज करूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा काय से, 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये काय में चेंज हो जाएगा, ये घंटे में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये घंटे में चेंज हो जाएगा। मतलब मिनट तो निकल गए मेरे। अब मिनट को, क्योंकि मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि पानी कितने घंटे में, मतलब टंकी कितने घंटे में भराएगी। तो मुझे क्या बताना है, ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, मतलब घंटे 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 बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 60 से फिर इसको डिवाइड कर देना है। तो चलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 210 को मैं 6 से भाग दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18। चलो उसके बाद कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गए, कितना बचा 3, और यहां कितना हो जाएगा 0, और 6 पंजे 30 हो गया। तो देखो कितने घंटे लगे, 35। कितने घंटे लगे, 35 घंटे। टंकी को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 35 घंटे लगेंगे भैया। ठीक है ना। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 35 घंटे। तो ध्यान रखना, हमने क्या करा, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें देखो क्या दिया है, एक कुंड के अंदर 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, और कुंड का आयतन, तो मुझे कुंड का जो आयतन दिया था ना, मैंने उसको क्या करा, लीटर में चेंज कर लिया। लीटर में चेंज करने के बाद पानी कितना प्रति मिनट गिर रहा है, 50 है ना, 50 लीटर पानी प्रति मिनट गिर रहा है। तो यहां पर हमने क्या करा, लीटर जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो 210 मतलब प्रति मिनट पानी गिरना है इतना। उसके बाद हमने क्या करा, हमने घंटों में चेंज करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड कर दिया। तो हमको कितना पता पड़ गया भाई, 35 घंटे में ये टंकी भरा रही है, ये हमने निकाल लिया। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। बस बहुत जल्दी हम लोग अपने अंत पे आने वाले हैं। चलिए देखते हैं और कितने क्वेश्चन बचे, मात्र 3 क्वेश्चन और बचे और हमारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। चलिए आते हैं और बने रहिए, आगे और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर मुझे क्या करना है कि सबसे पहले जब दूध के अंदर उसकी कैपेसिटी पता करना है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, आयतन निकालूंगा, मतलब कितना दूध आ सकता है। तो अगर इसी बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो मुझे उसके लिए क्या दिया है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, आर दिया है 1.5 मीटर, और उसके बाद लंबाई दी है वो दी है 7 मीटर। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले निकालना है बेलन का आयतन। क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो 22/7, आर कितना है 1.5 गुणा 1.5 गुणा 7। ठीक है ना, आर पे घात 2 थी इसलिए 2 बार लिखा, 7 से 7 हो गया कैंसिल। चलिए पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया,
पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, अब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहां पे 15 हो गया और यहां पर भी 15 हो गया। अब देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब क्या बचा, 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या, 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है ना, ये बचा। अब 3 तिया 9 और 9 में जब 11 को गुणा करेंगे तो 99 बटा 2, ठीक है ना, 99 बटा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, 99 और बटा 2 है तो 2 से भाग दे देते हैं हम लोग, तो ये 99 को हम लोग भाग दे देंगे 2 से, तो 2 चौको 8, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, 49.5 कितना आ गया, 49.5, जो कि काय में है, मीटर क्यूब में। चलो इतना हो गया। लेकिन मुझे क्या बताना है, मुझे यह बताना है कि दूध की मात्रा मुझे लीटर में निकालना है। तो लीटर में निकालने के लिए इसके पहले मैंने एक यूनिट बताई थी, बताओ जल्दी से क्या बताई थी। मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये मैंने बताया था, ठीक है ना, ये मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे 49.5 का 1 2 3 से, ठीक है ना। देखो क्या करो, यहां से एक मतलब पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा लो, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 49500 लीटर। क्या मेरे ऑप्शन में है 49500 लीटर, ये मेरा आंसर आ गया। बस करना क्या था, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। बस बात क्या करना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूले ले जाओ, देखो करना कैसे मैं आपको पूरा बताता हूं। आप लोग करो क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फॉर्मूला देखो क्या चीज अप्लाई हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, बेलन की बात हो रही है, घनाभ की बात हो रही है, घन की बात हो रही है। उसके बाद फिर उसमें सही फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर ले आओ और राइट टिक लगा दो, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बेलन की परिधि 88 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दी है, तब बेलन का आयतन होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस क्वेश्चन से हमें कुछ चीजें इसलिए एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि उससे हमें ये पता पड़ जाए। देखिए बेलन का आयतन निकालने के लिए, देखो बेलन का आयतन क्या होता है मैं आपको यहां बता देता हूं। बेलन का जो आयतन होता है ना, बेलन का जो आयतन होता है, इसे समझना, छोटी छोटी चीजें हैं, ये है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है। लेकिन जब बेलन का आयतन निकालने के लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे त्रिज्या किससे मिलेगी, बेलन की परिधि से मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए बेलन की परिधि क्या होती है, बेलन की परिधि। अब बेलन की परिधि कहां होती है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 88। देखो बेलन जो होता है ना, ये बेलन होता है ये, ठीक है ना। तो बेलन के ऊपर दो वृत्तनुमा भाग होते हैं ना, जो वृत्तनुमा भाग, ये ऊपर वाले भाग, यही मतलब उसकी परिधि होती है, ठीक है ना। ये वृत्त जो होता है, तो वृत्त की परिधि तो सुना ही होगा आपने, मतलब वृत्त का परिमाप, ठीक है ना। तो यही बेलन की परिधि होती है। तो यहां पर वही चीज है। तो चलिए यहां पर क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 2 22/7, आर नहीं पता और 88, तो आर यही रखेंगे, बाकी सबको हो जाएगा। तो ये 88 गुणा 7 और ये हो जाएगा 2 गुणा 22, तो 22 चौको हो जाएगा 88 और 2 दूनी 4, तो 2 सत्ते 14। आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये हो गया 14 सेंटीमीटर। चूंकि अब हमने ये तो निकाल लिया, अब बेलन का आयतन निकालने के लिए मेरे पास दोनों चीजें हो गई, मेरे पास त्रिज्या भी हो गई और ऊंचाई भी हो गई। तो चलिए इसको रख देते हैं, ये हो जाएगा 22/7। चूंकि आर पे घात 2 है तो 14 को मैं 2 बार लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा 14 गुणा 14 गुणा में 60, क्योंकि ऊंचाई कितनी थी 60, ठीक है ना। तो चलिए 7 एकम 7, 7 दूनी
14, तो कितना हो जाएगा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 60। चलिए क्या होगा, यहां हो जाएगा 44, यहां हो जाएगा 44 है ना, गुणा 14 गुणा 60 है ना। 14 छक्का 84 होता है, ठीक है ना, 14 छक्का 84 तो 840। अब 840 से हम लोग क्या करेंगे, 44 को गुणा कर देंगे। तो यहां पर देख लीजिए ये है 840 गुणा में 44, तो हो जाएगा 0, 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 1 33। चलिए और सेम चीज आ जाएगी 0, 6, 3 और 3। तो चलिए 0, 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 36960 कितना आ जाएगा 36960 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाला है सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेरा आंसर है, ये रहा 36960, 36960 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकल गया। और हमने यहां पर क्या चीज सीखी, हमने ये चीज सीखी कि अगर एक कोई चीज नहीं दी होती है तो पहले देखो फॉर्मूले में जरूरत किसकी थी, पाई आर स्क्वायर एच, पर हमें इस क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ था। तो हमने क्या करा, हमने इस परिधि से आर निकाला और हमें ऊंचाई तो दी हुई थी, बस किया क्या, हमने अपने फॉर्मूले में हमने जो फॉर्मूला था दोनों को इकट्ठा किया, आर को और एच को, और आयतन निकाल दिया जो कि आपके सामने है। और हमने अपने राइट आंसर पर भी तो टिक कर दिया। बस यही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आइए आते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बस इंतजार खत्म। चलिए, एक घनाभकार कक्ष की आंतरिक माप 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर है। यदि इसकी सफेदी कराने का खर्च 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो कक्ष की चारों दीवारों और छत की सफेदी कराने का खर्च होगा। देखिए अब वही बात हमारे सामने आ जाती है। अगर आप लोग सबसे स्टार्टिंग के मेरे वीडियो पे जाएंगे हमारे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही इस चीजों को बता दिया था कि जब भी चारों दीवारों की बात करते हैं तो वहां पर क्या सूत्र लगता है, और उसके बाद चारों दीवारों के बाद फिर अगर हमें हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसमें छत को ऐड करना है या कोई चीज अलग से ऐड करना है। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जैसे मान के चलिए ये आपका एक घनाभकार कक्ष है, ठीक है, ये आपका एक घनाभकार कक्ष है। अब इस घनाभकार कक्ष में आप जब पुताई कराएंगे तो ज्यादातर पुताई कहां होती है, ज्यादातर पुताई होती है चारों दीवारों पर, ठीक है ना। अब उसके ऊपर एडिशनल बात होती है, अगर आप छत पे बताओ तो छत पे लोग क्या कराते हैं, बहुत से लोग छत पे जो पुताई कराते हैं तो वो अलग से ऐड होता है, ठीक है ना। लेकिन जब चारों दीवार जो होगी पुताई कराने की, तो यहां पर जैसे ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ऐसे ही ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर ये चौड़ाई है और इसी तरह से ये लंबाई रहेगी, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है आपके मतलब एक कमरे के अंदर जो चारों दीवारें हैं। तो देखो अब चारों दीवारों के अलावा इसमें छत की भी सफेदी कराने का बोला है, क्योंकि यहां पर नीचे तो हमारा जो फर्श होता है उस पे तो टाइल्स लगवाते हैं ज्यादातर, तो वो वाला एरिया नहीं काउंट होता है। तो चलिए यहां पर जैसा कि मैंने बताया था कि जब छत के चारों दीवारों की बात होती है तो क्या सूत्र लगेगा, आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और क्या करते हैं, देखिए यहां पे लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और छत को एल इंटू बी। तो यहां पर ये एल है, ये बी है और एच है। बस करना क्या है, फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे, 2 एल कितना है 10 प्लस 20 गुणा 30 प्लस 10 गुणा 20, ठीक है ना। सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुणा में 30 प्लस 20, ठीक है ना। देखो 10 और 20 हो गया 30, और ये 30 ऊंचाई तो थी हमारी, और इन दोनों को गुणा किया तो ये हो गया कितना 200, ठीक है ना। इन दोनों को गुणा किया। अब देखिए करेंगे क्या, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9,
तो 900 गुणा 2 प्लस 200, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 200, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे 1800 और 200 को प्लस, तो यहां पे लिखेंगे 1800 और 200, एक एक चीज प्लस करके देखा करो। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, ये हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000, और काय में था मीटर स्क्वायर में। अब देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि यहां पर मैंने छत को और चारों दीवालों को पुताई करने के लिए मैंने चारों दीवालों और छत को ऐड करके जो एरिया मेरा निकल के आया वो कितना निकाला 2000 मीटर स्क्वायर। अब बात क्या है कि 6 वर्ग क्या दिया हुआ है, यदि सफेदी कराने का खर्च 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, मतलब अगर एक छोटे पार्ट पे मैं पुताई कराता हूं तो उसके लिए 6 रुपए मुझे देना पड़ेंगे। तो मेरे पास इतना बड़ा एरिया है, इसको पुताई करने के लिए मुझे कितने पैसे देना पड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 2000 गुणा 6, ठीक है ना। तो अब जो मेरा एरिया निकल के आएगा, जो एरिया निकल के आया उसके बाद मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो काय में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 0 और 6 दूनी 12, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है ना। क्या दिया हुआ था पूरे क्वेश्चन में, मुझे यह दिया हुआ था कि भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी थी, बस चारों दीवालों की बात करी थी, मैंने ये चारों दीवालों की मैं पुताई कराई, साथ में मैंने छत को भी ऐड किया, मैंने सबको सॉल्व किया, ये मेरा पूरा कंप्लीट एरिया निकल के आया। अब इस पूरे कंप्लीट एरिया को पुताई कराने के लिए जो खर्च आ रहा था वो, मतलब अगर एक छोटे से पार्ट को पुताई करा रहा था तो उसके लिए मेरे को 6 रुपए प्रति वर्ग दे रहे थे, तो इतने बड़े एरिया को कितना लग रहा था, तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 12,000 रुपए, ये रहा मेरा आंसर। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, और हमने अपने एमसीक्यूज को भी यहां पर खत्म कर लिया है। बस पढ़ाई करते रहिए, आपको बस ये तो पता है कि हम लोग, हमारा जो भी आप लोग पढ़ेंगे उसमें अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप पूछ लीजिए कमेंट से बिना किसी दिक्कत के। बस सही पढ़िए, गलत नहीं पढ़िए, और बने रहिए हमारे साथ, और बने कहां रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बट बात यह आती है कि आप हमारे वीडियो देख कैसे सकते हैं, तो वो भी मैं बता सकता हूं, बस छोटे छोटे स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले जाओ गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करो, और जब आप उसको टाइप करोगे ना तो आप लोग पहुंच जाओगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको 6 से लेकर 12 तक सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और बस आप लोग अपनी पढ़ाई करो, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है, बस पढ़ाई करते जाओ, पास हो और एंजॉय करो। उसके बाद जैसे अभी हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको 6 से लेकर जहां पे 12 तक की सारी क्लासेस आपको मिलेगी। जैसे हम लोग 8 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम लोग मैथ्स में वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो हम लोग पहुंच जाएंगे मैथ्स के एक पर्टिकुलर विंडो पर। यहां पर आपको मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए गए हैं वो सारे आप लोगों को मिलेंगे। बस क्लिक करो, जो भी अध्याय पढ़ना उस पर क्लिक करो, बढ़िया आपको एक अच्छी क्वालिटी वीडियो देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। बस प्रैक्टिस करते जाओ, कोई भी डाउट हो आप पूछ लो, बट बने का रहना है आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, बस आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।